गरीब पत्नी की औकात पति ने मेहनत कर पत्नी की बदली किस्मत भावुक कहानी मेरा लाडला नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और बेहद भावुक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है तो वह उसे एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंपता है जो उसे दुनिया की हर बुरी नजर और हर अपमान से बचा सके। लेकिन क्या हो जब उसी लड़की को उसके अपने ससुराल में सरेआम जलील किया जाए। कहते हैं कि एक सच्चे पति के लिए उसकी पत्नी का सम्मान उसकी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। अगर एक पति अपनी पत्नी के स्वाभिमान को बचाने पर आ जाए, तो वह अपनी मेहनत से आसमान को भी झुका सकता है और तकदीर की लकीरों को भी बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शूरवीर पति के संघर्ष और एक गरीब पत्नी के बदले हुए नसीब की कहानी है। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और आपके अंदर एक नई आग भी पैदा करेगी। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है सीतामढ़ी नाम के एक गांव की। इस गांव में कौशल्या देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। कौशल्या देवी के पति बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे और उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा प्रताप और छोटा बेटा माधव। प्रताप शहर में एक बड़ा व्यापार करता था। उसके पास पैसा, रुतबा और एक बहुत ही घमंडी पत्नी थी, जिसका नाम था विशाखा। कौशल्या देवी प्रताप को बहुत मानती थी। वे हमेशा पूरे गांव में सीना तान कर कहती थीं कि प्रताप ही उनके बुढ़ापे की लाठी है, प्रताप ही उनका असली लाडला है। वहीं दूसरी तरफ था छोटा बेटा माधव। माधव एक बहुत ही सीधा साधा, शांत और मेहनत करने वाला नौजवान था। उसकी शादी रुक्मिणी नाम की एक बहुत ही संस्कारी और गरीब परिवार की लड़की से हुई थी। रुक्मिणी के मायके में कोई नहीं था, वह अनाथ थी। माधव के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, वह दूसरों के खेतों में और शहर में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। कौशल्या देवी माधव और रुक्मिणी को हमेशा अपने घर का बोझ समझती थी। उन्होंने अपनी पुश्तैनी हवेली का सबसे छोटा और सीलन भरा कमरा माधव को दे रखा था। हवेली का सारा काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन और गाय भैंसों का गोबर उठाना, यह सब रुक्मिणी के जिम्मे था। जबकि बड़ी बहू विशाखा दिन भर सज धज कर महारानियों की तरह बैठी रहती थी। रुक्मिणी सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती थी। उसके हाथों में काम कर करके छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। माधव जब भी अपनी पत्नी को इतनी मेहनत करते और फटे पुराने कपड़ों में देखता, तो उसका दिल खून के आंसू रोता। मुझे माफ कर दे रुक्मिणी, मैं तुझे ब्याह कर लाया था ताकि तुझे रानी बनाकर रख सकूं, लेकिन मेरी गरीबी ने तुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है। माधव अक्सर रात को रुक्मिणी के हाथों में मलहम लगाते हुए रो पड़ता था। रुक्मिणी मुस्कुराकर माधव के आंसू पोंछती और कहती, आप कैसी बातें करते हैं जी? मेरा सबसे बड़ा गहना तो मेरा सुहाग है। जब तक आप मेरे साथ हैं, यह फटी हुई साड़ी भी मुझे रेशम की तरह लगती है। आप मेहनत कर रहे हैं न, भगवान एक दिन हमारी भी सुनेगा। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। दिसंबर का महीना था और कौशल्या देवी का 60वां जन्मदिन आ रहा था। बड़े बेटे प्रताप और बहू विशाखा ने गांव में एक बहुत बड़ा जश्न रखा। शहर से बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रुक्मिणी ने अपनी सास के जन्मदिन के लिए पिछले कई महीनों से रात रात भर जागकर अपने हाथों से ऊन का एक बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बुना था। यह उसका प्यार और सम्मान था। जश्न वाले दिन विशाखा ने महंगे गहने और रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। रुक्मिणी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक पुरानी, ढुली हुई सूती साड़ी थी, जिसके पल्लू पर एक छोटा सा पैबंद लगा था। वह रसोई में मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। पसीने और धुएं से उसका चेहरा मुरझा गया था। जब उपहार देने का समय आया, तो प्रताप और विशाखा ने पूरे मेहमानों के सामने कौशल्या देवी को सोने के मोटे मोटे कंगन पहनाए। कौशल्या देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने प्रताप का माथा चूमा और जोर से बोली, यह है मेरा असली लाडला। भगवान हर जन्म में मुझे प्रताप जैसा ही बेटा दे। इसने तो मेरा बुढ़ापा सोने से मढ़ दिया है। उसी वक्त रुक्मिणी डरते डरते आगे आई। उसके हाथों में वह ऊनी स्वेटर था जो उसने खुद बुना था। माधव भी वही भीड़ के पीछे खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। रुक्मिणी ने वह स्वेटर अपनी सास की तरफ बढ़ाया और कहा, मां जी, यह मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। इसमें बहुत गर्मी है, आपको ठंड से बचाएगा।
कौशल्या देवी ने उस स्वेटर को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, विशाखा ने आगे बढ़कर उस स्वेटर को रुक्मिणी के हाथ से छीन लिया और उसे एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर फेंक दिया। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महफिल में आने की? विशाखा गुस्से से फुफकारते हुए चिल्लाई। तुझे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है क्या रुक्मिणी? एक तो तू अनाथ और भिखारिन है, ऊपर से यह 2 कौड़ी का फटा हुआ कपड़ा लेकर हमारी बराबरी करने आई है। जाकर देख अपनी शक्ल आईने में। तू इस घर की सिर्फ एक दासी है। तेरी औकात सिर्फ जूठे बर्तन मांजने और गोबर उठाने की है, हमारे साथ खड़े होने की नहीं। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग रुक्मिणी के फटे कपड़ों को देखकर हंसने लगे। रुक्मिणी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह जमीन पर पड़े अपने प्यार से बुने हुए उस स्वेटर को देख रही थी जिसे विशाखा ने पैरों तले रौंद दिया था। कौशल्या देवी ने भी विशाखा को नहीं रोका, बल्कि अपना मुंह फेर लिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ माधव आगे आया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर गुस्से और दुख से कांप रहा था। उसने जमीन से वह स्वेटर उठाया और अपनी रोती हुई पत्नी रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। माधव ने सीधे विशाखा की आंखों में देखा और एक ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरे जश्न का संगीत बंद हो गया। खबरदार विशाखा भाभी, मेरी पत्नी के स्वाभिमान पर एक शब्द भी और मत कहना। तुमने आज मेरी रुक्मिणी का नहीं, बल्कि मेरे स्वाभिमान का गला घोंटा है। तुम दौलत के नशे में अंधी हो चुकी हो। तुमने आज मेरी पत्नी को उसकी औकात याद दिलाई है न? माधव ने अपनी मां कौशल्या देवी की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, मां, मैंने आज तक इस घर में एक मजदूर की तरह काम किया। मुझे लगा कि शायद कभी तो मेरे हिस्से का प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन आज समझ आ गया कि यहां रिश्तों की नहीं, सिर्फ पैसों की कीमत है। तुम्हारा लाडला तो प्रताप भैया है, मैं तो सिर्फ एक बोझ हूं। माधव ने अपनी पत्नी को गले से लगाया और पूरे गांव के सामने कसम खाई, आज मैं इस घर की दहलीज छोड़कर जा रहा हूं। और कान खोलकर सुन लो विशाखा भाभी, मेरी रुक्मिणी इस चौखट पर अब तभी कदम रखेगी, जब इसका रुतबा तुम्हारे इस घमंड से 1000 गुना बड़ा होगा। मैं अपनी पत्नी की तकदीर खुद अपने हाथों से लिखूंगा। उसी रात माधव अपनी पत्नी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उस पुश्तैनी हवेली से हमेशा के लिए निकल गया। उनके पास न तो पैसे थे और न ही सिर छुपाने की कोई जगह। माधव और रुक्मिणी ने शहर का रुख किया। शहर में जिंदगी बहुत बेरहम होती है। माधव ने एक पत्थर की खदान में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह दिन में भारी भारी पत्थर तोड़ता, उसके हाथों से खून रिसने लगता, उसकी कमर दर्द से टूट जाती, लेकिन जब उसे विशाखा के वो ताने याद आते, तो उसका हथौड़ा और भी तेजी से चलने लगता। रात को माधव शहर के चौराहे पर ठेला लगाकर सब्जियां बेचता था। रुक्मिणी भी पीछे नहीं रही। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। आधी रोटी खाते थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही सपना था, अपने स्वाभिमान को वापस पाना। 2 साल तक माधव ने खून के आंसू पिए। पत्थर की खदान में काम करते करते उसने पत्थरों की परख करना सीख लिया था। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी इमारत निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल ली। माधव की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसका साफ दिल ग्राहकों को खींचने लगा। वह दिन रात एक करके काम करता था। रुक्मिणी उसका पूरा हिसाब किताब संभालती थी। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। देखते ही देखते माधव का व्यापार चल निकला। उसने शहर के बड़े बड़े ठेके लेने शुरू कर दिए। वह इंसान जिसने कभी दूसरों की खदानों में अपने हाथों से पत्थर तोड़े थे, आज वह खुद शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन चुका था। माधव की कंपनी अब करोड़ों में खेल रही थी। पूरे 7 साल बीत चुके थे। इन 7 सालों में माधव और रुक्मिणी ने एक बार भी पीछे मुड़कर सीतामढ़ी गांव की तरफ नहीं देखा था। इधर सीतामढ़ी गांव में हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। प्रताप, जो अपनी दौलत के घमंड में चूर था, उसे जुए और सट्टे की बुरी लत लग गई थी। व्यापार में घाटा होने लगा। विशाखा के महंगे शौक और प्रताप की अय्याशियों ने उनके पूरे साम्राज्य को दीमक की तरह चाट लिया था। नौबत यहां तक आ गई कि प्रताप ने अपनी पुश्तैनी हवेली, जिसमें कौशल्या देवी रहती थी, उसे बैंक के पास गिरवी रख दिया। जब प्रताप बैंक का कर्ज नहीं चुका पाया,
तो बैंक ने हवेली की नीलामी के आदेश दे दिए। कौशल्या देवी का तो जैसे संसार ही उजड़ गया। जिस लाडले पर उन्हें इतना घमंड था, उसी लाडले ने आज उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया था। नीलामी का दिन आ गया। हवेली के बाहर बैंक के अधिकारी और गांव के लोग इकट्ठा थे। प्रताप और विशाखा सिर झुकाए एक कोने में खड़े थे। कौशल्या देवी हवेली के दरवाजे को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थीं। बैंक अधिकारी ने माइक पर नीलामी शुरू की। 50 लाख एक, 50 लाख दो। कोई भी बोली बढ़ाने को तैयार नहीं था। प्रताप और विशाखा का घर अब छिनने ही वाला था कि तभी गांव की उस कच्ची और धूल भरी सड़क पर सायरन की आवाज गूंजी। दो तीन काले रंग की आलीशान गाड़ियां आकर हवेली के ठीक सामने रुकीं। गाड़ियों की चमक देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक शानदार सूट पहने हुए, आंखों पर चश्मा लगाए एक रोबदार नौजवान बाहर निकला। और उसके ठीक पीछे एक बेहद कीमती रेशमी साड़ी में गले में हीरों का हार पहने एक महिला बाहर आई। यह कोई और नहीं, यह माधव और रुक्मिणी थे। पूरा गांव सन्न रह गया। विशाखा और प्रताप के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कौशल्या देवी अपनी रोती हुई आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थीं। जिस बेटे को उन्होंने भिखारी समझकर घर से निकाल दिया था, आज वह किसी राजा की तरह लौटकर आया था। माधव सीधे बैंक अधिकारी के पास गया। इस हवेली की कुल कीमत और बैंक का सारा ब्याज मिलाकर कितने पैसे हुए अधिकारी जी? माधव की आवाज में एक भारीपन था। अधिकारी ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी जी, पूरे 1 करोड़ रुपए। माधव ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए का चेक काटा और अधिकारी के हाथ में थमा दिया। यह हवेली अब मेरी पत्नी रुक्मिणी के नाम पर होगी। नीलामी अभी इसी वक्त बंद कीजिए। बैंक के लोग चेक लेकर वहां से चले गए। माधव ने हवेली के कागजात अपने हाथ में लिए और धीरे धीरे चलकर अपनी मां कौशल्या देवी के पास आया। कौशल्या देवी शर्म और पश्चाताप की आग में जल रही थीं। वे कांपते हुए माधव के पैरों में गिर पड़ीं और दहाड़े मारकर रोने लगीं। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत की अंधी हो गई थी। मैंने एक हीरे को घर से निकाल दिया और एक पत्थर को अपना लाडला मान बैठी। आज उसी लाडले ने मुझे सड़क पर फेंक दिया है। मेरा घमंड टूट गया माधव। माधव ने तुरंत अपनी मां को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। माधव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मां, आप यह क्या कर रही हैं? एक बेटा अपनी मां से कभी रूठ नहीं सकता। मैंने यह हवेली इसलिए नहीं खरीदी कि मैं आपको नीचा दिखा सकूं, बल्कि इसलिए खरीदी है क्योंकि इस घर में मेरे बचपन की यादें हैं, आपका आशीर्वाद है। तभी रुक्मिणी आगे आई। विशाखा, जो शर्म से पानी पानी हो रही थी, वह दौड़कर रुक्मिणी के पास आई और उसके हाथ पकड़कर रोने लगी। रुक्मिणी, मुझे क्षमा कर दे बहन। मैंने 7 साल पहले तुझे तेरी औकात बताई थी, लेकिन आज तूने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी है। तेरा यह रेशम का जोड़ा और तेरा यह रुतबा मेरे उस झूठे घमंड से बहुत बड़ा है। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। रुक्मिणी ने बहुत ही कोमलता से विशाखा के हाथ अपने हाथों में लिए। रुक्मिणी के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों के चेहरे पर होती है। भाभी जी, औकात कपड़ों से या पैसों से नहीं बनती। औकात तो इंसान के कर्मों से बनती है। मेरे पति ने दिन रात पत्थर तोड़कर मेरे लिए जो सम्मान कमाया है, वही मेरी असली दौलत है। आप लोग परेशान मत होइए, यह हवेली आज भी आप लोगों की ही है। रुक्मिणी ने हवेली के कागजात कौशल्या देवी के हाथों में रख दिए। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से माधव और रुक्मिणी का स्वागत किया। जिस चौखट से रुक्मिणी को अपमानित करके निकाला गया था, आज उसी चौखट पर कौशल्या देवी ने अपनी बहू की आरती उतारी और उसे पूरे सम्मान के साथ घर के अंदर ले गई। कौशल्या देवी ने प्रताप और विशाखा को भी माफ कर दिया, लेकिन अब पूरे गांव और उस परिवार को यह समझ आ गया था कि असली लाडला और घर का असली वारिस वही होता है जो मुश्किल वक्त में परिवार को जोड़े रखे और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि एक पति अगर अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा हो जाए, तो वह दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकता है। गरीबी कोई श्राप नहीं है और न ही यह किसी की औकात तय करती है।
असली गरीब तो वह है जिसके पास दौलत तो बहुत है, लेकिन दूसरों को सम्मान देने का दिल नहीं है। माधव की मेहनत और रुक्मिणी के सब्र ने यह साबित कर दिया कि जब दो लोग एक दूसरे का सच्चा साथ देते हैं, तो भगवान भी उनके लिए कामयाबी के रास्ते खोल देता है। क्या आपको भी लगता है कि माधव ने अपनी माँ और भाई को माफ करके सही किया? और क्या हर पति को अपनी पत्नी के सम्मान के लिए ऐसा ही खड़ा होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इस प्रेरणा की जरूरत है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही खुशहाल और गर्व से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, सम्मान कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।